चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दिल ने तुझको ही पुकारा। जहाँ को तो रब का है, हमें तेरा है सहारा। बस तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, तेरे कहने से कर जाएंगे, हम मर जाएंगे। ओ मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे, हम तेरी है कसम, हम संवर जाएंगे। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारतीय संविधान से संबंधित एमसीक्यू। ये वे प्रश्न है जो अक्सर किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, वे पूछे गए हैं। और यदि आपने इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक कर लिया तो मैं समझ सकता हूँ कि आपका संविधान बहुत 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 ही अच्छा है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं कि संविधान की संकल्पना का उद्भव कहाँ से हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहले के यदि आंसर की हम बात करें तो ए स्विट्जरलैंड, बी ब्रिटेन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी जापान। तो देखिए इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर पहले का, तो आपका सही ऑप्शन बैठेगा ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन की यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान की संकल्पना का जो उद्भव हुआ है वो ब्रिटेन से ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम अधिनियम किसके अंतर्गत अपने अंतर्विहीन समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था। यानी कहने का मतलब यह है विवाह से संबंधित अधिनियम कौन सा था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर है हिंदू विवाह वैधता अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 हिंदू वैधता अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 3, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसको है। ऑप्शन नंबर है राज्य सूची और संघ सूची। कहने का मतलब ये है कि जो समवर्ती सूची होती है, देखिए राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, संघ सूची के विषय पर संघ सरकार को होता है, लेकिन समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलाकर कानून बनाती हैं। तो समवर्ती सूची के विषयों पर आधारित कानून बनाने का संबंध यानी ऑप्शन नंबर है राज्य और संघ सरकार का। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4, देखिए गलती से 14 हो गया है लेकिन ये 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन के आधार पर, तो यहाँ पर किसी विशेष दिन की यदि हम बात करें और तारांकित प्रश्नों की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 15 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अधिकार में निहित है। तो जो भाषण एवं स्वतंत्र यानी बोलने की अभिव्यक्ति जो होती है इसके अंतर्गत, यदि हम बात करें भारतीय संविधान की तो भारतीय संविधान 19 के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है, यानी भाषण एवं स्वायत्त ये प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार में है। आगे बात करते हैं किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है। देखिए उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट की यदि हम बात करें तो एक राज्य का एक हाई कोर्ट होता है या एक से अधिक राज्य का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो ये बताना है किन राज्यों का, किन 2 राज्यों का एक ही हाई कोर्ट है। तो यहाँ पर हम बात करें महाराष्ट्र और गोवा, इन दोनों का एक ही हाई कोर्ट है, बम्बई हाई कोर्ट या बम्बई उच्च न्यायालय, ठीक है, मुंबई बोल देते हैं आज इसको। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले हो जा, या तो 6 वर्ष उसके पूरे हो जाए या 65 वर्ष आयु उसकी पूरी हो जाए, यह उसका कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है। तो भारतीय संघ जो है, मतलब हम बात करते हैं कि भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन केंद्र शासित प्रदेशों का दैनिक प्रशासन किस व्यक्तियों के द्वारा संचालित किया जाता है। तो देखिए उपराज्यपाल के द्वारा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा डी। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि संविधान में राज्य द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए 3 से 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 6 से 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 6 से 10 वर्ष। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। चलिए नीचे चलने से पहले इधर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, अभी 10 भी आएगा। भारत सरकार में अपशिष्ट अधिकार कौन से हैं। तो देखिए भारत सरकार में अपशिष्ट अधिकारों की यदि हम बात करें तो वो केंद्र सरकार के पास निहित है या केंद्र सरकार उन पर क्या बनाती है, कानून बनाती है। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो वह होती है 12, यानी राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या सामाजिक साहित्य के क्षेत्र में या समाजकर्ता के रूप में विशेष योगदान रखते हैं। ऐसे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं और 2 व्यक्तियों को लोकसभा में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है। तो राज्यसभा में जो 1/3 सदस्य निवृत्त का मतलब है सेवानिवृत्त, मतलब रिटायर होते हैं। तो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायर होते हैं राज्यसभा से। इसलिए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष माना जाता है, जबकि उसके कार्यकाल का संविधान में उल्लेख नहीं है। ये कह रहा है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। यानी ये बताना है कि कौन सा विषय संघ सूची में आता है। देखिए यदि हम बात करें भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 7, तो अनुसूची 7 के 3 भाग हैं। एक संघ सूची जिस पर संघ सरकार कानून बनाती है, एक राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और एक समवर्ती सूची जिस पर दोनों मिलकर के कानून बनाती हैं। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि संघ सूची यानी केंद्र सूची का विषय निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 की यदि हम बात करें तो जो जनगणना है ये संघ सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। मतलब भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, राज्य संघ के रूप में। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 की यदि हम बात करें तो भारत राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 20, किस अनुच्छेद के द्वारा हमारे संविधान में जम्मू कश्मीर के को विशेष दर्जा दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा दिया गया है वह अनुच्छेद 370 के द्वारा दिया गया है। लेकिन यदि हम बात करें वर्तमान में तो सन 2019 में यह समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर भी अब भारत का अभिन्न अंग बन गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन अगले क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई वीडियो को लाइक करो या मत करो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको करना पड़ेगा और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना पड़ेगा। इससे होगा क्या, हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा और आप उसको यूज कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है। यानी जो राज्य का विधान परिषद होता है उसके सदस्यता अवधि का मतलब है टाइम से। यानी जो राज्य का विधान परिषद होता है उसके सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है। ये बात थोड़ी सी घुमा कर पूछ लिया। ऑप्शन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। देखिए यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी अध्यक्ष थे। यदि हम बात करें अस्थायी अध्यक्ष की, तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति
से कौन संदर्भित होता है? तो भारत में 3 सेनाएं होती हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, और लगभग सभी देशों में ये सेना होती है। तो इन सेनाओं का जो प्रमुख होता है यानी सर्वोच्च सेनापति, वो किसे कहा जाता है? तो इसका जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, यानी तीनों सेनाओं की कमांड है इसके हाथ में होती है। और जब राष्ट्रपति तीनों सेनाओं को ऑर्डर करता है तो ये जो है युद्ध के लिए रेडी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय शामिल है? तो भैया जो समवर्ती सूची है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं वह है श्रमिक संघ, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समावेश को क्या कहते हैं? तो उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, दोनों के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो यहाँ पर बात कही गई है क्वेश्चन नंबर 14, तो वो क्या है? बंदी उपस्थापक। 14 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कब की गई? तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो मतदान के लिए आयु की गई थी वो 1989 में की गई थी राजीव की सरकार में। पहले 21 वर्ष की आयु का व्यक्ति वोट करता था, अब 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति वोट करता है और वह वयस्क कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि भारत का जो संविधान है वह किससे संबंधित है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? निरंकुश राजतंत्र, संवैधानिक सलाहकार, अखिल संविधान या गणतंत्र? तो क्वेश्चन नंबर 23 के आंसर की यदि हम बात करें तो संवैधानिक सरकार, संवैधानिक यानी संविधान के द्वारा जो गठित सरकार होती है उसका कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति भले ही बदल जाए पर जो संविधान के अनुसार नियम है वह नहीं बदलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भैया भारत की जो संविधान सभा गठित की गई थी ना वो कैबिनेट मिशन या कैबिनेट योजना के अनुसार गठित की गई थी, जिसको मंत्रिमंडल शिष्टमंडल योजना भी कहा जाता है। चलिए रुक करते हैं अगले सवाल की ओर, जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 25 यानी सवाल नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय, मतलब जो उच्चतम न्यायालय है उसके न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं भैया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में। तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसकी सेवानिवृत्त आयु जो होती है, मतलब रिटायरमेंट की आयु, वो होती है 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर प्रभारित व्यय नहीं है? ऑप्शन नंबर है पंचवर्षीय योजनाओं पर भी है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों पर भी है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी है, या भारत सरकार के ऋण प्रभार पर? तो क्वेश्चन नंबर 26 की यदि हम बात करें तो जो पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय किया जाता है वह व्यय जो है संचित निधि पर भारित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? क्वेश्चन नंबर 27 की यदि हम बात करते हैं तो संवैधानिक उपायों का अधिकार, मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन संवैधानिक उपायों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो भैया ए ऑप्शन प्रतिवर्ष, बी ऑप्शन लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, सी ऑप्शन ए बी दोनों, न तो ए न बी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा, क्या प्रतिवर्ष करते हैं और लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद संबोधित करते हैं राष्ट्रपति।
क्वेश्चन नंबर 35 की यदि हम बात करें तो ये क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। तो भैया भारत के संविधान के अनुसार जो मौलिक अधिकार है वह है हमारा समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। यदि हम बात करें यहाँ से सूचना का अधिकार ये नहीं, शासन का अधिकार ये नहीं है, संपत्ति का अधिकार था, इसको समाप्त कर दिया गया। 36 निम्न सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है। तो भैया केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, स्थानीय सूची। भारतीय संविधान की अनुसूचियों की यदि हम बात करें तो 7वीं अनुसूची के 3 भाग हैं। यहाँ से पूछा है कि जो शिक्षा है वो कौन सी सूची के अंतर्गत आती है। तो भैया शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून का निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 37 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भैया जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी जो नियुक्ति की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और शपथ भैया राज्यपाल दिलाता है, राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। ठीक, जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। बताइए, ये क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 38 चाहे इसे चैलेंज समझ लीजिए चाहे आपका टेस्ट समझ लीजिए, इसका आंसर आपको देना कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि जो व्यक्ति सांसद न हो उसे मंत्री बनाया जा सकता है या नहीं। तो ऑप्शन आपके सामने ये रखे, आंसर आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ। तो नगरपालिका विधेयक जो पारित हुआ था वो आपका वह 74वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। 73वां संविधान संशोधन की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था से और 74वां नगरपालिका विधेयक से। ठीक, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है। क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है कि जो हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीश रहे और लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। तो के एस हेगड़े ने ये दोनों पद प्राप्त किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30वां जो सवाल है इसका आंसर क्या होगा। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो या दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ये, जब भैया वह दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेगा तो उसकी नागरिकता हमारे देश से स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 31 योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, इसका तो बहुत ही हल्का जवाब है, आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है और वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर है नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 32 भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। तो भैया भारतीय योजना निर्माण के जो उद्देश्य होते हैं वह होते हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में समानताओं को घटाना और निर्धनता उन्मूलन। और डी ऑप्शन दिया उपयुक्त सभी। तो भैया ये ही इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, 40 पर बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 40 ये कहता है कि निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग कब किया जा सकता है, जब देश में वित्तीय आपात घोषित हो या जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर आपातकालिक घोषणा हो, ए और बी दोनों
या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 की यदि हम बात करें तो भैया राज्यसभा जो है ना वो परमानेंट हाउस है यानी स्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा। 41 उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो निम्न में से कौन सी विधि निर्माण कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा आपका बी, केवल संसद। मतलब जब राज्य सरकार नहीं बना सकती, समवर्ती के सूची नहीं बना सकती, तो संसद जो है, मतलब संसद तो कानूनों का निर्माण करती ही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। तो भैया जो सांसद होते हैं उनके वेतन का निर्णय जो करता है वह कौन करता है। तो सांसद का संसद ही करेगी किस सांसद को किस वर्ष कितना वेतन या किस पंचवर्षीय में दिया जाना है। सांसद का वेतन मतलब उसकी तनख्वाह। क्वेश्चन नंबर 43 ये कहता है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भैया लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे ना वो जीवी मावलंकर थे, और जीवी मावलंकर को ही लोकसभा के जनक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33 शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है। तो जो चौथी सत्ता शब्द है इसका प्रयोग जो किया जाता है प्रेस और समाचार पत्र के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 नियमों का पालन करना किसका कार्य है। तो भैया नियमों का जो पालन करना कार्य है। क्वेश्चन नंबर 33 की हाँ सही 34 नियमों का पालन करना किसका कार्य है। नियमों का पालन करना न्यायपालिका का है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे बाहें साइकिल एटलस की तेरे खड़क के लंबे कारा से आज कौन से चांद पे जा बैठी तू कदर भूल गई यारा की। क्वेश्चन नंबर 45 ये कहता है, क्या कहता है संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 370। तो भैया 44 की यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 112 है ना वो संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 46 सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 46 राज्य का, समाज का, सरकार का और संसद का। तो भैया राज्य का, ऑप्शन नंबर ए। किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो भैया किसी भी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य जो हो सकते हैं वह 500 हो सकते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों वाला राज्य तो वह उत्तर प्रदेश है जिसकी 404 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है। 48 ये कहता है निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करके समुचित उत्तर की पहचान करें। ठीक है, कि कौन सा उत्तर सही है कौन सा उत्तर सही नहीं है। तो पहले कथन की बात हम करें तो उसमें दिया भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्ति किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बन सकने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। बी ऑप्शन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। तो यदि हम बात करें यहाँ से ऑप्शन की क्वेश्चन नंबर 48 की तो भैया ये दोनों ही बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर ए दोनों बातें सही हैं, दोनों गलत है, केवल एक सही है, केवल दूसरा सही है। तो ए ऑप्शन सही है, मतलब दोनों बातें सही हैं। पदेन सभापति भी होता है
और भैया राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखने वाला भी। क्वेश्चन नंबर 49 ये कहता है क्या कि भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 का मतलब 3 प्रकार की। देखिए, एक तो होता है वित्तीय आपात, एक होता है राष्ट्रीय आपात और एक होता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है ना। अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत इनको रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए। तो ये चैलेंज के साथ मेरा क्वेश्चन आपको है कि यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो मैं समझूंगा आप बहुत बहुत ज़्यादा जीनियस है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए, ऑप्शन आपके सामने ये रखे, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ को लेकर के, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए। तो कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।